तो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। और मोशन से एक रिलेटेड टर्म है रेस्ट। तो बेसिकली फिलहाल हम ये दो चीज़ समझेंगे, मोशन और रेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक चीज़ चाहिए, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या है? आप मोशन किसे समझते हो? आप मोशन किसे कहते हो? क्या चीज़ है जिसे आप मोशन कहते हो? तो आपने देखा होगा, जब भी कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, जैसे मैं एक बार यहाँ होता हूँ, एक बार यहाँ होता हूँ, तो जब मैं अपने टाइम के साथ क्या पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप क्या कहोगे कि सर आप मोशन में हो। जब मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, जब मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, तो आप क्या कहते हो कि सर यू आर इन मोशन। यानी कोई भी चीज अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो इट शुड बी कॉल्ड और इट शुड बी सेड टू बी इन मोशन। याद रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। तो पहली चीज क्लियर होगी कि मोशन क्या है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें मोशन में है कि नहीं है, उसे पता करना है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अभी मैं अपनी मुसीबत बताता हूँ। हम लोग एक ऐप यूज़ करते हैं, काइन मास्टर। काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप है। तो फिलहाल तो मैं ये नहीं समझता काइन मास्टर यूज़ करो। उसमें क्या है कि कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही होती है, एक्सपोर्ट हो रही होती है, उसका एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में एक्सपोर्ट में क्या होता है, ऐसे करके एक लाइन खींची हुई होती है, वो लाइन पूरी होनी होती है। तो वो लाइन यहाँ पर है, सपोज वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे पता नहीं चलता मोशन में है कि नहीं है, मतलब वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो उसे देख के पता नहीं कर पाता। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन पे ऐसे देख लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है मोशन। मैं देखूंगा कि ये जो चीज़ है वो एम की इधर थी, थोड़ी देर बाद इधर आ गई, तो इधर बाद आ गई, थोड़ी देर बाद इधर आ गई। तो अल्टीमेटली ये चीज़ मूव हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका सहारा लेने वाले हैं। मतलब मैं इसके मोशन को किसी चीज़ से रेफर करके देखूंगा, इसके मोशन को किसी चीज़ के रेफरेंस में देखूंगा। तो बेसिकली किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटा सा कोई एरोप्लेन आपको दिखता है, मतलब एरोप्लेन बहुत दूर होता है तो बहुत छोटा दिखता है, वो आसमान में होता है, तो आपको है थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता कि मोशन में है कि नहीं है। एक्चुअली आप सभी जानते हो कि वो मोशन में है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं यार वो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। या ऐसा समझ लो कि सूरज, चांद, तारे, ये जितनी भी चीजें हैं वो हमें यहाँ से क्या दिखती हैं, स्टेशनरी दिखती है। लेकिन अगर आप टाइम के साथ देखो ना, तो किसी टाइम पे वो यहाँ पर होता है, किसी टाइम पे वो यहाँ चला जाता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ये मान लो का अर्थ है और यहाँ पर कहीं पर सन है, या मान लो ये मून है तुम्हारा और ये अर्थ है। तो हम क्या करते हैं, बहुत देर बाद जब उसे देखेंगे ना, लेट्स से अभी देखो और दोपहर में देखेंगे, तो यहाँ नहीं होगा, कहीं और जा चुका होगा। तो बेसिकली क्या है, ऐसे एरोप्लेन के साथ होता है। एरोप्लेन जब हवा में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी कभी दूर वाले जो एरोप्लेन होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उनमें लगता है रुका हुआ है, तो हम बिल्डिंग से उसे कंपेयर करते रहते हैं, क्या वो बिल्डिंग से इतनी हाइट पे था। हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर तुम्हें लेट्स से एरोप्लेन दिख रहा है। यार तुम्हें ना ट्रेन का मजाक में उड़ाना, ये तुम्हारा एरोप्लेन है जो बिल्डिंग से यहाँ दिख रहा है। अब बहुत दूर से ऐसे कंपेयर करते रहते हो, कितनी दूरी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखेगी बिल्डिंग के इधर आ चुके हैं, तो बिल्डिंग के पीछे आ चुके हैं। तो इससे क्या है कि जब मुझे इस एरोप्लेन की मोशन को चेक करना है, मतलब जस्टिफाई करना है कि मोशन एरोप्लेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बिल्डिंग से इसको कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, सर आप मोशन कर रहे हो, अरे बताओ क्या कह रहा हूँ मैं वहां था यहाँ आ गया, आपसे कहा मैंने बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्ट करो मोशन में, आपने क्या कहा सर आप मोशन में थे। अरे भाई मैं तो बहुत देर से रुका हूँ। तो आप क्या कहोगे, सर वहां पर एक कुर्सी पड़ी हुई है, या यूँ बोलोगे सर इस बोर्ड से पहले आपकी दूरी कुछ और थी, कम थी, अब इस कोने से आपकी दूरी बढ़ गई। तो आपने क्या करा, मेरे मोशन को स्टेट करने के लिए आपने क्या कहा, सर आपकी दूरी यहाँ से पहले यहाँ तक थी, यहाँ से पहले यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ तक होगी।
तो आप क्या कर रहे हो, मेरी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस रेफरेंस पॉइंट का यूज कर रहे हो, याद रहेगा। तो किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और यूजुअली रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं, हम कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मैं अपने मोशन को इस बोर्ड के कॉर्नर से देख रहा हूँ कि कितनी दूरी पर हूँ, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। आ रही बात समझ में आ रही। फिलहाल आप लोग जब ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो किसके हिसाब से रेफरेंस लेते हो, जमीन के हिसाब से। तो भैया जमीन अगर चलती हुई नजर आ रही है ना, एक्चुअली में तुम खुद चलते हो पर लगता है कि जमीन चलती हुई नजर आ रही है, तो आप क्या कहोगे, यस वी आर इन मोशन। तो यहाँ पर हमेशा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोशन है क्या और रेस्ट क्या है। तो अगर मैं बोलता हूं मोशन, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to, WRT का मतलब क्या है, with respect to stationary object, with time, याद रहेगा। An object is said to be in motion if it changes its position with respect to stationary object with time, याद रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन, याद रहेगा। और ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन और नहीं कर रहा तो रेस्ट। याद रहेगा नहीं रहेगा। अगर टाइम के साथ साथ किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन, टाइम के साथ साथ किसी चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसे ऐसे समझ लेते हैं। ये जो मैंने चैप्टर 8 लिखा हुआ है ना, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो भी यहीं पे लिखा हुआ था, अभी भी यहीं पे लिखा हुआ है, तो दैट इज एट रेस्ट। इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये चैप्टर 8 जो लिखा हुआ है वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे कि चैप्टर 8 क्या है, रेस्ट पर है। क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मैं एक बार यहाँ होता हूँ, एक बार यहाँ होता हूँ, मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मोशन। याद रहेगा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बुक केप्ट एट टेबल। अगर ये किताब टेबल पर रखी हुई तो क्या है, रेस्ट पर है। किसके हिसाब से, चेयर के हिसाब से या टेबल के हिसाब से। अगर एक किताब टेबल पर रखी है तो टेबल के हिसाब से वो क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मूविंग कार। एक कार जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है वो क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, क्या, मोशन, रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट। याद रहेगा। इसमें मैंने लिखा हुआ ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी क्या बोला, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। याद रहेगा। रेफरेंस पॉइंट वो चीज है जिससे कंपेयर करके मैं डिसाइड करता हूँ ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। याद रहेगा। और रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन भी चेंज हो सकता है। क्लियर है। तो एक बार आप इसे जल्दी नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से क्या रिलेशन है, कैसे ऑब्जेक्ट मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकता है, ठीक है। एक बार नोट करो।
नेक्स्ट चीज है हमारी मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है और यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, ऑब्वियस सी बात लिखा तो आपके कुछ काम का ही होगा और तो सोचते हैं यार क्या हो सकता है। चलो अपना दिमाग लगाओ कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर का क्या मतलब है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक बात बोलने वाला हूँ और शायद आपको पता होगी और नहीं पता होगी तो आपको पता चलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार सडनली क्या नई चीज़ सुन रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है और एक ही टाइम पे मोशन में भी हो सकता है। याद रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है और एक ही टाइम पे मोशन में भी हो सकता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। याद रहेगा, एट सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। याद रहेगा आपको, किसी एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी और मोशन में भी, इट मींस मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। यानी दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, ये किस चीज से डिफाइन किया जाएगा, ये किया जाएगा कि आप उसे किस चीज से कंपेयर कर रहे हो। यानी मोशन और रेस्ट रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। फिलहाल एक सवाल है कि क्या एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन में भी हो सकता है, तो उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, हाँ हो सकता है। अब सवाल है कि कैसे। अब समझना शुरू करते हैं। लेट्स से आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं और फिर वही बात है कि मेरी पिकासो की पेंटिंग है नहीं, मैं मजाक उड़ेगा। चलो, तो आप लोग क्या पिकनिक पे जा रहे हैं, ज़्यादा खुशी नहीं लगती है भाई, अपने टीचर्स भी जा रहे हैं, मस्ती वाली बात नहीं है। तो ये है कि सारे के सारे क्या पिकनिक पे जा रहे हैं, डन। अब यहाँ पर बंटी है, यहाँ पे पंकज है, यहाँ पे शिवम है। बंटी, पंकज और शिवम और साथ में टीचर्स है। टीचर ने कहा है कि जो अपनी सीट से उठता हुआ मुझे नजर आ गया, जो अपनी सीट से उठता हुआ मुझे नजर आ गया, वो अगली बार किसी टूर पे नहीं जाएगा। हाँ, एक बार जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं उसके बाद जितनी मर्जी मौज मस्ती कर लो, सब अलग है। तो हुआ क्या कि ध्यान से देखना, मैं ना थोड़ा बच्चे बनाता हूँ, बस बैठे हुए। तो ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर है ना, लेट्स से इनके मम्मी पापा हैं। ये लोग जा पा रहे हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। भैया आगरा है ना, पागल खाने में जा रहे, ताजमहल में जा रहे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये बच्चे रेस्ट पर हैं कि मोशन पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ जाओगे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और समझ ही जाओगे यार, इतना मुश्किल कुछ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बस। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों की पोजीशन, अगर मैं कहूँ ये बच्चा कहेगा कि तो मोशन में, अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करता हूँ ना तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये आगे था, ये बीच में था, ये पीछे था, ये मोशन शुरू होने से लेकर एंड तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये अपने सामने वाले को देखेगा तो उसको सामने वाला कैसे दिख रहा है, रेस्ट पे, क्योंकि सामने वाला चल नहीं रहा। ऐसे ही अगर मैं इसको आगे वाले को देखूँ तो वो भी क्या है, रेस्ट पर है। इसे ऐसे समझ लो, मेरे गले में ये लगा हुआ है माइक, ठीक है, या ये माइक जो है वो मेरी शर्ट के यहाँ पे लगा हुआ है। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो भी मेरे साथ ही है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो भी मेरे साथ ही है। क्या ये चीज मुझसे दूर जा रही है? नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे खुद से कंपेयर करूं तो ये रेस्ट पर, अगर मैं इसे खुद से कंपेयर करूं तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मोशन की डेफिनेशन क्या थी, अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, भैया टाइम के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये टाइम के साथ मेरे गले में ही है, तो ये चीज क्या है, रेस्ट पर है। अगर मैं इसे अपनी शर्ट से कंपेयर करूंगा तो ये क्या है, रेस्ट पर है। अगर इन बच्चों को आपस में कंपेयर कर दूं तो क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन जब ये मोशन स्टार्ट हुआ होगा दिल्ली पे थे, जब मोशन खत्म होने वाला है आगरा पे, अल्टीमेटली अगर मैं इनके पेरेंट्स से कंपेयर करता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद अपने पेरेंट्स से दूर चले जाएंगे। तो पेरेंट की कंपैरिजन ये क्या है, मोशन में। आया समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। ये ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में भी है और एक ही टाइम पर मोशन में भी है। कैसे, अगर मैं इन्हें अपने पेरेंट्स से कंपेयर करूं तो दे आर इन मोशन, अगर मैं इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करूं तो दे आर एट रेस्ट। आई बात समझ में, एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है।
इसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि मेरे घर के बाहर मेरे दो दोस्त हैं, दोनों बाइक पे बैठे हुए हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने चलना शुरू करा तो दे आर इन मोशन विथ मी। अगर मुझसे कंपेयर करोगे तो दे आर इन मोशन, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। मगर आगे चलाने वाला और पीछे बैठने वाला, उन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो एक दूसरे के लिए वो क्या है, रेस्ट पर है। कहेंगे ना भाई ढंग से बैठ, क्या समझ में आ रहा है? एक दूसरे के लिए वो दोनों रेस्ट पर है, पर मेरे लिए क्या है, मोशन में। यानी एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। तो ये बताना था मुझे आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको बता दी। एन ऑब्जेक्ट may be in motion as well as at rest at same time. ध्यान रखिएगा, an object may be in motion as well as at rest at same time. For example, two boys sitting on bike, on moving bike. Are at rest with respect to each other, but are in motion with respect to their surrounding. क्लियर है? अगर दोनों बाइकर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूं तो वो रेस्ट पर है, लेकिन अगर किसी और से कंपेयर करो तो क्या है, मोशन पर है। इसे एक लास्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोर्ड यहाँ पर रखा है, रेस्ट पर है कि मोशन में है? ये बोर्ड यहाँ पर रेस्ट पर है, लेकिन अगर चांद से कोई बंदा इस बोर्ड को देखने की कोशिश करे, समझ रहे हो ना, चांद मूव कर रहा है ना, चांद क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो भैया उसके लिए ये बोर्ड कैसा है, मोशन में। उसके लिए बोर्ड कैसा है, मोशन में। तो समझ गए, ये बोर्ड वैसे तो यहाँ पर दीवार पर रेस्ट पर है, अगर कोई बंदा इसे चांद से देखने की कोशिश करेगा तो ये बोर्ड कैसा है, मोशन में। तो ये चीज मैं समझा था कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर मैं मोशन की बात करता हूँ ना, तो मोशन बहुत टाइप की मोशंस हो सकते हैं। लेट्स से सबसे पहला मोशन मान लेते हैं लीनियर मोशन। ये से मैं बोल देता हूँ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, वैसे एग्जाम में पूछने के लिए इससे आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है, जिसके लिए सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे डायमेंशन क्या है, एक्स या वाई की मैं बात करूं तो सिर्फ किसी एक एक्स की जरूरत पड़ेगी या किसी वाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन। तो आपसे कोई पूछता है रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है।
रेक्टिलिनियर मोशन कुछ ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट वहाँ तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो कोई आपसे पूछता है रेक्टिलिनियर मोशन का, तो बता दोगे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे ट्रैवल करता है तो उसके मोशन को हम क्या कहने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। यानी इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे सिंपल मोशन है जिसमें वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। क्लियर है? चलो ऐसे हम बोल सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि वाइब्रेशनल मोशन क्या है तो आप समझ जाओगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। आपने कभी पंखे की पंखुड़ियों को देखा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, गोल गोल घूमता है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फिलहाल इस चैप्टर में हमें सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में भी अगर थोड़ा ही डिटेल में पढ़े तो हमारे पास एक और मोशन जो क्लास 11 में जाके पढ़ोगे, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है, अगर आप किसी बॉल को ट्रैवल कर देखते हो, अगर आपने किसी बॉल को देखा तो बॉल कैसे ट्रैवल करती है, यहाँ से ऐसे ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है और ये डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, यानी से हम प्लेन बोलेंगे। प्लेन का मतलब एक सरफेस। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना, तो दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो इसका एक्स और वाई दोनों एक्सिस चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। सिर्फ एक्स चेंज होता या सिर्फ वाई चेंज होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। याद रहेगा, अगर किसी चीज की पोजीशन में उसका एक्स भी बदल रहा है, मतलब जब मैं बॉल को फेंक रहा हूँ, देख रहा हूँ ऊपर भी जा रहा है और सामने भी जा रहा है, ऐसे जाता है ना बॉल। अगर आप बॉल को फेंकते हो तो कुछ कुछ ऐसे जाता है, देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सामने भी जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलने वाले, मोशन इन अ प्लेन। मैं फिर समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, इसका यही है सिलेबस में, वो भी सिंपल सा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो चैप्टर का नाम भी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सब चीजें नहीं पढ़नी, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने एक बार बताया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, तो बहुत बच्चों को पता नहीं क्या समझ में आया नहीं आया। तो बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल ओवरऑल केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में वैक्स जो है पिघल के दोबारा जम जाता है, सिर्फ वो वाला पार्ट क्या है, फिजिकल चेंज है कि जो वैक्स है वो पिघल भी रहा है, जम भी रहा है, लेकिन ओवरऑल बर्निंग ऑफ कैंडल में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो वैक्स है वो खत्म भी हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल बात कहूँ तो ओवरऑल में क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी आगे भी कुछ डाउट आता है तो मेरे से पूछ लिया करो, मैं वीडियोस में बता दूंगा, अलग से वीडियोस बना दूंगा, इवन आपको व्हाट्सएप वगैरह पे भी बता सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें जो मैंने आपको बताई है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही, और इसके बाद मोशन में स्ट्रेट लाइन हम कंटिन्यू करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ी सी बात और मैं बता देता हूँ जो आपको पता रहेंगी तो ठीक रहेंगी। समझो ध्यान से, एक चीज मैंने बतानी है आपको, वो है फिजिकल क्वांटिटी। आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सिंपल सी बात है, हर वो चीज आप जिसे नाप सकते हो, हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जिसे आप नहीं नाप सकते दैट इज कॉल्ड अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर हम जितनी भी चीजें करने वाले हैं सबको नापेंगे तो दे आर फिजिकल क्वांटिटी। और जो चीज़ आप सोच रहे हो कि सर क्या पढ़ाने वाले क्या नहीं पढ़ाने वाले, तो आपने कितना सोचा इसको आप नाप नहीं सकते, तो इट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? एग्जांपल के लिए मास, अब दुकान से आलू लेके आए, 4 किलो आलू लेके आए, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, समझ लेना। फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है नंबर, नंबर का मतलब कितना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं यूनिट।
यूनिट आइडिया है क्या चाहिए। जैसे 4 लीटर का मतलब दूध वगैरह ले रहे हो आप, 4 मीटर का मतलब धागा ले रहे हो आप, 4 किलो का मतलब कुछ वजन ले रहे हो। तो किलो से क्या पता चल रहा है मास, लीटर से क्या पता चल रहा है वॉल्यूम, और मीटर से क्या पता चल रहा है लेंथ। तो बेसिक सी बात थी, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसे भी आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, जिसे नहीं मेजर कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम अगली क्लास, मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी नहीं है अभी, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी इस चैप्टर में, हम अगली क्लास में इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए होमवर्क की जितनी चीजें मैंने बताई उसके ऊपर नोट्स बनाना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।